OFSS के नाम से बोल रहे थे और बार बार इसके बारे में पूछा 2-4 दिन से। ओरेकल फाइनेंस का शेयर अब 9% ऊपर है। भारी भरकम शेयर अगर 9% ऊपर होता है, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा ब्रेकआउट हुआ है या इसके अंदर कोई बड़ी पोजीशंस बनी है। आप देखेंगे 9%। अंशुल, इंट्राडे का पैसा लेके बाहर निकल आए क्या एक बार इससे, ओरेकल फाइनेंस से? देखिए, इसमें इंटरडे का पैसा लेके बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 9% एक्सटेंडेड है 50 डे मूविंग एवरेज के साथ। और आज 770% एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट हो चुका है। एक्सटेंडेड लग रहा है, कैरी करना है तो एक बार बीटीएसटी कैरी कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर होगा कि इसको इंटरडे बुक करके जाएं। ठीक है, इंट्राडे की पोजीशन, वैसे तो ये शेयर है इन्वेस्टर्स का, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, कोई भी ट्रेडर्स में टिपिकली आता नहीं है, लेकिन जब आता है इस तरह का मूव तो इसका मतलब ये है कि आपको एक राउंड का प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये हो सकता है कल ना चले, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस बात के साथ सर के साथ जाऊंगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि और नहीं चल सकता, बट एक राउंड का प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। आगे बढ़ें। एक शेयर जरा मेरे को और पता करना है, वो है इंजीनियर्स इंडिया। क्या इसमें से भी ऐसा ही किया जा सकता है? इसको जरा श्रीकांत बता देंगे। श्रीकांत, एक राउंड का प्रॉफिट इसमें बुक कर लें। पिछले 2-3 दिन का इंट्राडे चार्ट आप स्क्रीन पर दिखाना इंजीनियर्स इंडिया का। और श्रीकांत आप बताइए जरा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसने जो 230-32 के लेवल्स बनाए हैं और जो आज के वॉल्यूम्स है, अ, वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में तेज़ी और भी बनेगी। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि कम से कम 250 तक के लेवल्स इसी पर्टिकुलर अपवर्ड एक्टिविटी में दिखा सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एक शॉर्ट टर्म पॉज़ आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉज़ में ऐसा नहीं लगता कि स्टॉक बड़ा कुछ करेक्ट कर ले। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि 10-12 रुपए के प्रॉफिट को लेने के बजाय अगर इसे होल्ड करते हैं और ₹250 तक का अगर एक हम टारगेट रखते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ तक की पोज़ीशंस को ट्रेल करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। ₹214 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से पोज़ीशंस में बने रहे और 250 तक के टारगेट्स लें। ठीक है, डन। जिगर, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है, वो शेयर पता करना है रेमंड्स के बारे में। देखिए, रेमंड के टॉप मैनेजमेंट में उनके घर के कारोबार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हम एक अलग बात है, लेकिन रेमंड्स अपने आप में कंपनी तो अच्छी है, बैलेंस शीट तो ठीक है, बिजनेस तो अच्छा है, और जिस तरह के बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने कुछ एक अपने एसेट्स को बेचा भी है, तो सारी चीज़ लग के रेमंड्स वापस से 1800 का हो गया। ये यहीं से टूटा था 1800-1900 से था, और अभी वापस से 1800 हो गया। जिगर, आपका रेमंड पे टेक क्या है, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दी और क्वेश्चन सुनाई दिया है तो? नहीं, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। मेरे को पीसीआर बता रहा था कि शायद उन तक आवाज़ नहीं जा रही, इसलिए मैंने पता किया। एक काम करते हैं, एक जरा टेक्निकल व्यू ले लेते हैं, फिर जिगर से जब बात होगी तो मौका लगेगा तो पूछेंगे, नहीं तो फिर छोड़ ही देंगे। अंशुल, आप बताओ फिर इसके अंदर क्या किया जाए रेमंड्स के अंदर। ये 18,500-1900 से ही टूटा था, 1850 वापस आ गया बॉस, सारी खबरों को आगे पीछे दाएं बाएं करके बिजनेस बैक टू बिजनेस हो गया। तो देखिए, इसमें एक बाइंग फोर्स आई थी, 3 हफ्ते में 20% चला था, उसके बाद 4 हफ्ते से ये टाइट क्लोज दे रहा था। और आज के सेशन में इसने ब्रेकआउट दिया था, ओपन ऑलमोस्ट लो के आसपास था, 1% का डिफरेंस है। और हमने मॉर्निंग में अपने क्लाइंट्स को 1790 रुपए में इसमें बाई कॉल भी इनिशिएट किया था जब ये ब्रेकआउट दे रहा था। टारगेट हमने लगभग 2000 रुपए का दिया है, जो 1 से 1.5 हफ्ते में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ रिएटरेट करूंगा कि 2000 रुपए तक ये स्टॉक बहुत आराम से 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे, लेकिन 2000 का टारगेट टेस्ट कर देगा। अब आपके सामने हम एक ऐसे बैंक का प्रीव्यू रखने जा रहे हैं जो पूरी तस्वीर बदल के रख सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये बात थोड़ा खुल के भी कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कि अगले 48 घंटे या अगले 24 घंटे 48 घंटे जो मार्केट की दिशा तय करेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। उस शेयर का नाम है HDFC बैंक, क्योंकि इसके नतीजे आ रहे हैं कल। ये ना केवल बैंक का सबसे बड़ा वेटेज वाला शेयर है, बल्कि मार्केट की भी एक धुरी को तय कर देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है निफ्टी के मुकाबले। तो इसलिए बैंक निफ्टी या तो नीचे की तरफ धकेलेगा इसको, या तो ऐसा ऊपर करेगा कि बैंक निफ्टी बराबर इससे खड़ा हो जाएगा। तो 16 जैन की तैयारी कीजिए। आज है 15 तारीख। मैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं बताने के लिए मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पहले आप नंबर्स बता दीजिए, फिर एनालिसिस करते हैं।
तो HDFC बैंक के रिजल्ट्स आएंगे 16 जनवरी को थर्ड क्वार्टर के लिए, और इससे पहले हम देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है इन नंबर्स को लेके। तो उनका मानना यह है कि हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे इंक्रीज देखने को मिल सकता है 6% का ऑन अ QOQ बेसिस। कहीं पे प्री प्रोविजनल प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे हमें 5% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और ये जो नंबर है वो कहीं पे हम 23,800 करोड़ के लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैट की अगर बात करें तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 1% डिक्लाइन आएगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमें कहीं पे टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसी के चलते हुए हमें पैट का एक्सपेक्टेशन जो है वो 15,840 करोड़ के लेवल में कहीं पे देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रोविजनल नंबर्स की बात करें तो नंबर बैंक के मुताबिक एडवांसेस में हमें ऑलरेडी 4.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ QOQ बेसिस, और डिपॉजिट्स में भी हमें 1.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ QOQ बेसिस। आगे जाके कंसेंसस का मानना ये है कि लोन मिक्स में जो शिफ्ट था और एक्सेस लिक्विडिटी था उसका बेनिफिट कहीं पे ऑफसेट होगा फंडिंग कॉस्ट के इंक्रीज होने के चक्कर में। निम्स जो है वो भी कहीं पे 3.6% पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, और कॉस्ट टू इनकम है उस पर भी हमें अपनी नज़र बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं पे 40.2% के एक्सपेक्टेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में उनका मानना यह है कि बैंक की कमेंट्री जो कि होगी कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में, लोन ग्रोथ आउटलुक के बारे में और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। श्रीकांत, जरा आप बताएं इसकी पोजीशनिंग आपको कैसे लग रही है HDFC बैंक की? बिल्कुल, तो देखिए डिम्पी यहाँ पे इसने 1630-1640 के करीब अच्छा खासा बेस बनाया है, और अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो इसने कई बार 1740, 1730 को अचीव किया है। जैसे इस बार कई सारे जो फैक्टर्स थे जो पिछले 2 या 3 क्वार्टर से बैंक के लिए कुछ थोड़े से नकारात्मक थे, अभी मुझे लगता है कि वो इस रिजल्ट में शायद सकारात्मक हो सकते हैं। चार्टिकली भी 1630 के आसपास अगर सपोर्ट है, और अगर अपवर्ड रेंज 1720-30 की अगर है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी इसमें एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हमें नियर बाय का रखना पड़ेगा, दैट इज 1620 का स्टॉप लॉस रखें, और करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। ऑलराइट, तो आप पॉजिटिव देख रहे हैं HDFC बैंक के रिजल्ट से, पहले रेकमेंड भी कर रहे हैं इसे खरीदने के लिए 1668 के आसपास। ठीक है, 1400 से चल के 1700 तक तो पहुंचा है, लेकिन अब नंबर्स देखते हैं कि इसे और ऊपर ले जा सकते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं मृणाल सिंह, इनक्रेड AMC के CIO, जो हमारे साथ जूम पे नहीं बल्कि यहीं हमारे स्टूडियोज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल आज हमारे साथ स्टूडियोज में आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। मृणाल, आज हमने 22,000 का स्तर भी निफ्टी पे क्रॉस किया, बैंक निफ्टी 48,000 हिट किया। एक हिस्सा है बाजार का जो ये कह रहा है कि बाजार अब महंगा हो रहा है और आपको कॉशियस रहना चाहिए। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि साहब सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ और इकोनॉमिक मोमेंटम के ऊपर ये रैली आ रही है तो जस्टिफाइड है। और आप किस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा टिल्टेड है? बहुत ही ट्रिकी सवाल है, लेकिन अब देखिए इंडेक्स 2-3 प्रकार के हैं जो ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं। सेंसेक्स है, निफ्टी है, कई बार ब्रॉडर लेवल पे BSE 500 भी लोग देखते हैं, ब्रॉडर इंडेक्स है। इंडेक्स का नया स्तर छूना ये कोई नई बात नहीं है। पिछला 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि नए स्तर छूते ही जाएंगे, और ये कोई रुकने वाला भी नहीं है क्या? ये रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ। अब एज अ निवेशक ये हमारा कर्तव्य है कि हम ढूंढें कि वो ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हम इस इंडेक्स को बेटर कर सकते हैं। कई लोग इंडेक्स से कई बार नीचे आने से खुश हो जाते हैं, कई बार ऊपर जाने से परेशान हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से इमोशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फोकस बनाए रखना चाहिए, फोकस अर्निंग्स पे होना चाहिए। अर्निंग्स आर द डिटर्मिनेंट ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइग्रेस ना हो जस्ट बिकॉज कि सेंसेक्स किसी लेवल पे है या निफ्टी किसी लेवल पे है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इंडेक्स, आप अपना इंडेक्स बना लीजिए। जैसे लेट्स से सेंसेक्स 30 का है, निफ्टी 50 का है, तो आप एक TGT 40 बना लीजिए। क्या बात कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन निवेश पे फोकस कीजिए, कंपनीज पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट पे फोकस कीजिए, इंडेक्स से पथभ्रष्ट मत होइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये नॉइज है, आप अपने पोर्टफोलियो बना के उसको ट्रैक करिए। मैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में आना चाहूँगा। आपकी जो पोर्टफोलियो आप रन कर रहे हैं, आपने शेयर भी किया था हमसे, अभी अर्निंग्स ग्रोथ पे क्या विजिबिलिटी आ रही है अपने पोर्टफोलियो की, और वर्सेस दैट
आपका पोर्टफोलियो कैसे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, पे मिल रहा है? उम्दा सवाल है अजय, दो तीन चीज़ें। एक